Welcome to lecture 2, guys. So in lecture 1 we have completed our concept of national income accounting. I hope आप लोगों ने अपने डाउट्स गूगल फॉर्म में फिलअप कर दिए होंगे. आज हम लेक्चर सेकंड पे बात करेंगे. बेसिकली इसका टॉपिक हमारा रहेगा इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट. तो इसको ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए ना, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस पूरे लेक्चर को. पहला आएगा आपका इश्यूज क्या क्या हैं, यानी इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉयमेंट. राइट. तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है. जो ये इश्यूज में ना, इसमें मेजर इश्यूज में टॉपिक कवर करेंगे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी. ठीक है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज टाइप्स, इसके टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, methods to measure unemployment, and ultimately how these three are important from prelims point of view. ठीक है, कि कैसे इनको prelims point of view से हमें अंडरस्टैंड करना है. that will be your complete chapter. राइट. तो स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से. राइट. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कर लेते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. राइट. तो सबसे पहले हम जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें बात करना है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. तो जब हम ग्रोथ की डेफिनेशन की बात करेंगे ना, अच्छा आप लोग पहले खुद सोचो 2 मिनट कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है. ठीक है. और अपनी अपनी नोटबुक में लिखो उसको, और फिर जब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा ना, तो आप लोग एनालाइज करना कि क्या आप लोग सही सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो. क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में ऐसा होगा कि बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको खुद सोचना पड़ेगा, जो आपकी किताबों में से नहीं आएंगी, जो लेक्चर में से नहीं आएंगी. तो इस तरीके से प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर दो. ठीक है. सो जब हम ग्रोथ की बात करेंगे, ग्रोथ इज बेसिकली कांस्टेंट increase in constant increase in real GDP, constant increase in real GDP or and real per capita income. ठीक है. नाउ आई होप आप लोगों को ये रियल और नॉमिनल के बीच में अब कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि हमने रियल और नॉमिनल अपने लेक्चर 1 में भी डिस्कस कर लिया है. ठीक है. सो कांस्टेंट इंक्रीज इन रियल जीडीपी एंड रियल पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड एज योर ग्रोथ. ठीक है. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो बेसिकली 8% से ग्रो कर रहा है, या फिर जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो 6% से ग्रो कर रही है. सो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ एंड नॉट डेवलपमेंट. हम वहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो डेवलपमेंट क्या होता है भाई फिर? अब डेवलपमेंट समझो. डेवलपमेंट में होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वेलबिंग, ह्यूमन वेलबिंग, और यू से सोसाइटी का वेलबिंग भी हो रहा है. सोसाइटी वेलबिंग. ठीक है. अब आप पूछोगे कि ये सोसाइटी का वेलबिंग कैसे मेजर करेंगे, कैसे करोगे आप लोग मेजर? आप देखोगे सोशल सेक्टर डेवलपमेंट. सोशल सेक्टर डेवलपमेंट कैसा है उस सोसाइटी का? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल सेक्टर भी डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, यू सी हेल्थ, you see education, you talk about gender equality. तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारा ये सब भी इंक्रीज कर रहा है? तो अगर यस कर रहा है, देन दैट विल बी योर डेवलपमेंट.
तो वो होगा आपका डेवलपमेंट। ठीक है, अगर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और ये आपका सोशल सेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सो दैट विल बी नोन एज डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। एग्जांपल से सपोज एक इंडस्ट्री सेटअप करी, एक इंडस्ट्री सेटअप करी, क्या बनाती है वो? ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है। ठीक है, ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है। अब ये जो गुड्स एंड जो ये गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, इनफैक्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों प्रोड्यूस कर रही है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ जीडीपी, राइट? सो इससे क्या होगा? जीडीपी में इंक्रीज हो जाएगा, जीडीपी में इंक्रीज हो जाएगा। बट क्या आपके ह्यूमन वेलबींग में इंक्रीज होगा? ये तो कंपलसरी नहीं है ना। तो इंडस्ट्री सेटअप हुई है, अगर इंडस्ट्री अगर सेटअप हुई है तो पॉल्यूशन कॉज करेगी, पॉल्यूशन कॉज करेगी, तो भले ही उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए पर वेलबींग तो नहीं होगा ना, वेलबींग तो नहीं होगा ना। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या जीडीपी ग्रोथ, आप लोग मुझे बताना, क्या जीडीपी ग्रोथ जरूरी है कि डेवलपमेंट भी हो? क्या जीडीपी ग्रोथ अगर हो रही है तो जरूरी है कि डेवलपमेंट भी हो? इज इट नेसेसरी? 2 मिनट सोचो और बताओ मेरे को। नहीं है, नो, वाई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। अल्कोहल इंडस्ट्री हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी हमारा आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। पर क्या आपका वेलबींग इंक्रीज हो रहा है? अल्कोहल इंटॉक्सिकेंट्स आपका हेल्थ इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ भी आपकी डेवलपमेंट हो, राइट? जरूरी नहीं है कि ग्रोथ से आपका डेवलपमेंट होना अब आवश्यक है। ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ होनी ही चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ होनी ही चाहिए, हालांकि ऐसा इसका वाइस वर्सा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का ग्रोथ और डेवलपमेंट का बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड था, बट अगेन इसका हमें आगे नीड पड़ेगी जब हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे ना आगे, तो वहां पे हमको ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमें वहां पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेवलपमेंट मेजर कैसे करते हैं। टूल्स टू मेजर डेवलपमेंट, टूल्स टू मेजर डेवलपमेंट। अब आप यहाँ से समझो क्या क्या हमारे टूल्स है। देखो ये पॉइंट आपके मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसको आप न्यू भी बोलते हो। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? न्यू इज इक्वल टू जीएनपी प्लस वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड सर्विसेज, मतलब जो आपके वाइफ्स के द्वारा दी जाती हैं, प्लस वैल्यू ऑफ लेजर, राइट, माइनस माइनस एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, डिफेंस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, माइनस योर कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या वैल्यू हमने हमने कैलकुलेट कर ली है। सबसे पहले हमने देखा जीएनपी, जीएनपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस सॉरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
ये हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में देखा हुआ था हमने, ठीक है। अब ये मत पूछना एनएफए क्या होता है, डाउट है अगर आप लोगों को तो आप गूगल फॉर्म में अपना डाउट लिख दो या कमेंट कर दो, ठीक है। सो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन। दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, ये पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब देखो ये ना ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे पहले तो आप हाउस होल्ड सर्विसेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, वैल्यू ऑफ लेजर। अच्छा, यहाँ वैल्यू ऑफ लेजर से मतलब है जो सेटिस्फेक्शन और जो डी स्ट्रेसिंग आपकी होती है ना, उसको इन्होंने मॉनेटरी वैल्यू देने का एक कोशिश करी है, ठीक है। क्योंकि अब आप देखो हाउस होल्ड सर्विसेज से भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जो हम लेजर यानी जो घूमने फिरने जाते हैं, जो हम आराम करते हैं, उससे भी डेवलपमेंट हो रहा है, वेलबिंग हो रही है। डिफेंस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने क्यों माइनस करा है, बेसिकली डिफेंस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए माइनस करा है हमने क्योंकि इससे हमारे वेल बीइंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता डिफेंस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से। इनफैक्ट जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है इससे हमारा बॉडी हमारे वेल बीइंग पे नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो ये आपका पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सेकंड टूल रहेगा आपका, सेकंड टूल जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका रियल पर कैपिटा इनकम। ये क्या होता है भाई, रियल पर कैपिटा इनकम होता है आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। दैट इज योर रियल पर कैपिटा इनकम। अंडरस्टैंड करो, यहाँ से पर कैपिटा इनकम रहेगा आपका नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, राइट। नाउ वर्ड है यहाँ पे रियल, वर्ड क्या है यहाँ पे, रियल। तो रियल की हमने जब बात करी थी हमने देखा था वो कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। तो रियल पर कैपिटा इनकम क्या होगा आपका, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय योर टोटल पॉपुलेशन विल बी योर रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो फटाफट से, और यहाँ कोई डाउट हो तो साथ के साथ कमेंट में या फिर अपने नोटबुक्स में लिख लो और उसको गूगल फॉर्म में भर देना, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका यहाँ से भी आप लोग ये बता सकते हो कि क्या, अच्छा ये बताओ पर कैपिटा इंक्रीज अगर हो रहा है तो क्या जरूरी है कि डेवलपमेंट होगा, आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को ये, और एग्जाम्पल के साथ बताना मेरे को, मतलब डायरेक्टली यस और नो मत बोलना, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देके समझाना। जैसे कि मैंने आपको जीडीपी में एग्जाम्पल के साथ बताया था कि जब जीडीपी ग्रोथ होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका वेलबींग भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। देन योर थर्ड इज पीक्यूएलआई, दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये किसके द्वारा दिया गया है आपका, ये एमडी मॉरिस के द्वारा दिया गया है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपी पीसीएस 2018। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपी पीसीएस 2018, दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, डायरेक्टली पूछा गया था कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया था, किसने इसका फॉर्म किया था। सो इट वाज एमडी मॉरिस, ठीक है। ये बेसिकली तीन इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है, थ्री इंडिकेटर्स। कौन कौन से होते हैं वो थ्री इंडिकेटर्स, सबसे पहले आता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 year, राइट। एंड थर्ड इज
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देन नेक्स्ट इज योर एडल्ट लिटरेसी। ठीक है, तो बेसिकली दिस PQLI इज इन्फेंट मोर्टेलिटी plus infant mortality, then your then comes your basically adult literacy, and life expectancy at the age of 1 year. At the age of 1 year, ठीक है। जब इन तीनों की वैल्यू को हम ऐड करते हैं देन निकल के आता है आपका PQLI, दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। दिस वाज अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन UPPCS 2018। ठीक है, सो ये कुछ हमारे मेथड्स थे कि जिससे हम डेवलपमेंट नापते हैं। इसके बाद हमारे मेथड्स आते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, then your multiple poverty index, gender inequality index। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम वहां पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात जब करेंगे ना, तो ये सारे हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये सब भी आपका डेवलपमेंट मेजर करने के लिए आता है। यानी कोई भी टूल, कोई भी इंडेक्स यदि आपका सोशल सेक्टर वेलफेयर मेजर कर रहा है तो दैट कैन बी टर्म्ड एज अ टूल फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, टूल फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पे आपका ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो अभी आप लोग फटाफट से लिख लो उसको। ठीक है, नाउ टूल्स टू मेजर ग्रोथ। इसमें से आधे से ज्यादा टूल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे पहला हमने GDP पढ़ लिया है, हमने आपका GNP पढ़ लिया है, हमने आपका नेशनल इनकम पढ़ लिया है। ये हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। अब उसके अलावा हम कुछ अदर दूसरे टूल्स की बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन की। ऑल्दो मैं ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन में हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं ना, इट बेसिकली मेजर्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल स्टॉक्स लाइक मशीनरी, फैक्ट्री एक्सेट्रा। यानी जब हम कैपिटल गुड्स, या सिंपल बोलो आप यहाँ पे कैपिटल गुड्स, दैट इज योर कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम कैपिटल फॉर्मेशन के बाद हम बात करेंगे सबसे पहले हारोड डोमाल मॉडल। ये बेसिकली मेजर किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को ये मेजर करता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग डिवाइडेड बाय ICOR। ठीक है, व्हाट इज ICOR हियर? ICOR इज इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, इट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अभी ये क्या होता है इसको हम यहाँ समझते हैं। ठीक है,
इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो, आईसीओआर समझो यहाँ पे। आईसीओआर क्या है आपका? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। वर्ड से हम देखो, इसके वर्ड से ही हम इसकी फॉर्मूला निकालेंगे। तो इट इज कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, राइट। तो ये मेजर करता है कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें हाउ मच एक्स्ट्रा वी नीड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल, राइट। सो अगर आईसीओआर आपका लेस देन, अगर आपका आईसीओआर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आपका कि लेस देन 1 है, तो यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन आउटपुट। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आउटपुट से कम है, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी इज मोर। व्हाई? बिकॉज in less investment, we are gaining more, we are gaining or producing more, right? So why it is in less investment we are gaining or producing more? ठीक है। Now if I say that ICOR is more than 1, अगर ICOR more than 1 है, इसका मतलब क्या है आपका? कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटपुट। दैट मीन्स क्या है आपका? एफिशिएंसी इज लो। वाई? वाई? आप लोग कमेंट करके बताओ क्यों। आप लोग कमेंट करके बताओ क्यों, ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना आप लोग, जो जो मैं आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा याद रखना। आईसीओआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इस पे 2018 में क्वेश्चन भी आया था। दिस कंसेप्ट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी 2018। ठीक है, क्वेश्चन क्या था वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, वो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट आएगी उसमें आप लोग देखना, और कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करना, ताकि आपको पता चले कि आप कंसेप्ट समझ पाए हो या नहीं समझ पाए। अगर उसके बाद भी आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप गूगल फॉर्म की हेल्प लेके या संडे को जो डाउट सेशन होगा उसमें आप लोग डिस्कस कर लेना। ठीक है, लाइक इन नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका इश्यूज arising due to planning and mobilization, राइट। इसमें हम सबसे पहले ना दो मेजर इश्यूज की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की, फिर दूसरी बात हम करेंगे पॉवर्टी की। ठीक है, तो बेसिकली दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो समझते हैं। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी बेसिकली मतलब होता है डिफरेंस इन level of income among the citizens, राइट। बेसिकली इसमें बोल सकते हो आप इन इनएप्रोप्रिएट और अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ inappropriate or unbalanced distribution of national income will be considered as inequality, right?
जो हमारा एनएसएसओ डेटा देता है, मैं आपको कुछ यहाँ पे डेटा दे देता हूँ साथ के साथ। एनएसएसओ का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 68th राउंड सर्वे हुआ था, ये बोलता है कि पुअरेस्ट 20% लोगों के पास सिर्फ 8.1% नेशनल इनकम है, राइट। वाइल रिचेस्ट 20% के पास 44.7% नेशनल इनकम है। एनएसएसओ डेटा हमें बताता है कि पुअरेस्ट 20% के पास सिर्फ 8.1% नेशनल इनकम है, वाइल रिचेस्ट 20% के पास 44.7% नेशनल इनकम है। दिस इज अ ग्रेट इनइक्वालिटी इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के टर्म्स में ये काफी ज्यादा बड़ी इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब नेशनल इनकम जब हम पढ़ेंगे, जब हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, तो हमें कुछ टूल्स पता होने चाहिए, टूल्स टू मेजर इनइक्वालिटी, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्विंटाइल रेशियो। क्या बोलते हैं इसे? क्विंटाइल रेशियो। ये क्या होता है आपका? इनकम ऑफ रिचेस्ट 20% डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ पुअरेस्ट 20%। ठीक है, हमने ये रेशियो कहाँ से ले लिया? ये डेटा कौन देता है हमें? इनकम ऑफ रिचेस्ट 20%, इनकम ऑफ पुअरेस्ट, ये। ठीक है, दिस विल बी 44.7। ठीक है, यहाँ से आपने डेटा उठा लिया अपॉन 8.1, ये कैलकुलेट करके आता है 5.5। ठीक है, सो 5.5, राइट। सो हायर द क्वांटाइल रेशियो, हायर द quintile ratio, higher will be the inequality। ठीक है, देन दूसरा जो टूल आता है हमारे पास, वो आता है आपका पाल्मा रेशियो। पाल्मा रेशियो क्या बोलता है? इनकम ऑफ richest 10% divided by income of poorest 40%। ठीक है, this will be your Palma ratio। It was basically given by Gabriel Palma। It was given by Gabriel Palma। ठीक है, अब ये डेटा कौन देता है हमें? दिस डेटा अगेन इज गिवन बाय एनएसएसओ, राइट। अभी तो ये एनएसओ बन गया है, दोबारा से बताता हूँ मैं आपको। सीएसओ और प्लस एनएसएसओ मिलके आपका एनएसओ बन गया है। आपको मैंने पहली वीडियो फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि हु इज द चेयरमैन ऑफ एनएसओ, एंड क्या वो परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है? परमानेंट और टेम्पररी, ये आपको देख के कमेंट करना है। ठीक है, जिन्होंने किया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कमेंट कर लो, क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। देन उसके बाद जो हमारा अगला कर्व आता है, थर्ड इज लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व, ये बेसिकली क्या होता है आपका? ये भी आपकी ग्राफ प्लॉट होता है। इसमें क्यूमुलेटिव percentage of income, and here it will be cumulative percentage of population। मतलब कहने का मतलब इतना है कि इसकी एक आइडियल लाइन होती है। ठीक है, अब जब हम प्लॉटिंग करते हैं, जब हम डेटा को प्लॉट करते हैं, तो कर्व इस आइडियल लाइन से, इस आइडियल लाइन से जितना दूर जाएगा, इस आइडियल लाइन से जितना दूर जाएगा, उतनी ही ज्यादा आपकी इनइक्वालिटी होगी। मोर
द डेविएशन फ्रॉम आइडियल लाइन greater will be the inequality। ठीक है, जैसे हमने अभी एनएसएसओ डेटा की बात करी, एनएसएसओ डेटा क्या बोलता है हमारा कि पुअरेस्ट 20% के पास सिर्फ सिर्फ लगभग 8% के पास नेशनल 8% ऑफ नेशनल इनकम है, वाइल जो रिचेस्ट 20% है उनके पास लगभग लगभग 45% के आसपास नेशनल इनकम है, कुछ 44.7 है। पर जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, एक्चुअल डेटा याद रखने की नीड नहीं है। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट डेटा भी लिखोगे तो भी वेल एंड गुड, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे प्लॉटिंग करते जाओगे, ये आपको लॉरेंस कर्व का वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दिस इज एट 45 डिग्री। ठीक है, अब जब मैं यहाँ लॉरेंस कर्व की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ साथ के साथ आपका गिनी कोफिशिएंट की भी बात कर लूंगा, क्योंकि जो गिनी कोफिशिएंट है वो लॉरेंस कर्व की मदद से ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो इट इज एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड एक्चुअल कर्व divided by area below 45 डिग्री लाइन। ठीक है, सो जब हम देखेंगे यहाँ से तो मैं आपको दोबारा से यहाँ लॉरेंस कर्व बना देता हूँ। राइट, तो ये क्या है आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम एंड दिस इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। राइट, सो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो देखो जो एरिया दिख रहा है ना आपको, येलो वाले में मार्क कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है आपका पूरा, ठीक है, ये आपका एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ये जो येलो पोर्शन वाला एरिया है ये आपका एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड एक्चुअल कर्व है, और जो ये ब्लू वाला एरिया है ये एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन है। ठीक है, इसका एस्टिमेशन जो हमारा निकल के आएगा, इसका एस्टिमेशन जो निकल के आएगा वो मेजर करेगा इनइक्वालिटी को। ठीक है, वो मेजर करेगा आपका इनइक्वालिटी। सो अगेन गिनी कोफिशिएंट इज मेजर्ड यूजिंग लॉरेंस कर्व। इंडिया को जो इस टाइम गिनी कोफिशिएंट है वो 0.336 के आसपास है, मतलब 33.6% के आसपास है। ठीक है, और जो यूएसए का जो गिनी कोफिशिएंट है ना, वो लगभग आपका 0.412 यानी लगभग 41.2% के आसपास है, 41% के आसपास है। इसका मतलब यूएसए में इनइक्वालिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। यूएसए में इनइक्वालिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएसए में इनइक्वालिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। राइट,
तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट रखना है। यूएसए में इनइक्वालिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, 3 बार रिपीट करा। इस पॉइंट को आप गलत मत करके आना, क्योंकि ये जो मैं आपको क्वेश्चन बुकलेट दूंगा उसमें भी आपका ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, मैं कंक्लूड करूंगा कि मोर द गिनी कोफिशिएंट, more the Gini coefficient, more will be the inequality, more will be the inequality, right? और ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जितना ज्यादा गिनी कोफिशिएंट होगा, गिनी कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मोर द एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड एक्चुअल कर्व, यानी एक्चुअल कर्व will be more deviated from ideal curve, or you say ideal line, right? So this is the use of Gini coefficient. ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, गरीबी। अब ये गरीबी क्या होता है, इट इज द सिचुएशन। अच्छा पहले 1 मिनट आप लोग लो और आप लोग लिखो इसमें कि गरीबी क्या होता है, गरीबी को कैसे डिफाइन करोगे। लो 1 मिनट आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो, उसके बाद में डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैच करना आप लोग कि कितना आप लोगों ने सही लिखा है। ठीक है। और बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखना, कोई ज़्यादा स्पेशल डेफिनेशन बनाने की कोशिश मत करना। ठीक है। इट इज़ द सिचुएशन इन विच द पर्सन इज नॉट even able to meet the basic requirements of life। याद करो यहाँ पे अमर्त्य सेन ने क्या बोला था, अमर्त्य सेन टॉक्ड अबाउट कैपेबिलिटी अप्रोच, मतलब they do not have the capability to meet their expenses, to meet their basic needs। ठीक है। सो दिस इज द पॉवर्टी, दैट इज द सिचुएशन इन विच द पर्सन इज नॉट इवन एबल टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। अब जब हम पॉवर्टी की बात करेंगे तो पॉवर्टी में हम बात करेंगे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय प्रोफेसर रेगनर। देखो नाम याद रखना बहुत आसान है इसका, रैग, रैग मतलब रैग पिकर्स, जो कूड़ादान उठाते हैं। अब वो बेचारे पॉवर्टी में होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि पॉवर्टी, द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी वाज गिवन बाय प्रोफेसर रेगनर। और इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले लो कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स लोअर प्रोडक्टिविटी, lower production, low income, low savings, lower investment and low capital formation। So this is known as vicious सर्कल ऑफ पॉवर्टी। मतलब अगर कैपिटल फॉर्मेशन लो है, मतलब आपका जीएफसीएफ कम है, तो लोअर प्रोडक्टिविटी रहेगी। लोअर प्रोडक्टिविटी मतलब आईसीओआर ज़्यादा रहेगा, आईसीओआर ज़्यादा रहेगा तो आपका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा
तो इनकम लो होगी आपकी, इनकम लो होगी तो सेविंग्स लो होंगी, सेविंग्स लो होंगी तो आपका इन्वेस्टमेंट लो होगा, और जब इन्वेस्टमेंट लो होगा तो लोअर कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज नोन एज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पॉवर्टी के बेसिस पे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, वहां पे आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में दो टाइप्स आएंगे आपके, वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड अनदर वन इज रिलेटिव पॉवर्टी। व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब द इनेबिलिटी टू मैनेज द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ, ठीक है। while relative poverty is in relation to some other person, ठीक है। बेसिकली इट इज यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज while it is used in your developing countries, राइट। ये देखो यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लो अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आता है कमिटीज ऑन पॉवर्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मैनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, मैनी टाइम्स इन यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएएस एंड अदर स्टेट सर्विसेज आल्सो। तो ये लोग ये ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे लकड़वाला कमेटी की। तो ये लकड़वाला कमेटी है, ये बेसिकली 1993 में आई थी, और जो इन्होंने एस्टिमेशन दिया था वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट, मतलब 2100 किलो कैलोरी फॉर फॉर अर्बन एरियाज एंड 2400 किलो कैलोरी फॉर रूरल एरिया, ठीक है। दिस वॉज लकड़वाला कमेटी। और ये जो आपका ये जो एस्टिमेशन दिया गया था, ये बेसिकली आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा गया था। ये क्या है आपका? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये ऑर्गेनाइजेशन ना काफी टाइम से न्यूज में भी है, तो आप लोग इसका ना ये स्ट्रक्चर देख लेना, हायरार्की स्ट्रक्चर। हायरार्की स्ट्रक्चर मतलब इसका चेयरमैन कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है इसको, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, ठीक है, इसके क्या रोल्स हैं एंड फंक्शंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आईसीएमआर इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा आएगा, बट आ सकता है, ठीक है। देन सेकंड है आपका सुरेश तेंदुलकर, यानी तेंदुलकर कमेटी जिसे हम बोलते हैं, तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। ये कमेटी बेसिकली 2009 में आई थी, और इन्होंने लक्कड़वाला कमेटी के द्वारा दिए गए एस्टिमेशन की जगह अपना नया एस्टिमेशन दिया, जिसमें उन्होंने डिफाइन करा कि रुपीज रुपीज 29 रुपीज 29 तो आपका रूरल एरियाज के लिए रहेगा, और रुपीज 30, इट इज नॉट रुपीज 29, इट इज रुपीज 27 फॉर रूरल एरियाज एंड रुपीज
33 फॉर अर्बन एरियाज। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज ₹27, ₹33 अर्बन एरियाज एंड फॉर रूरल एरियाज। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना, मतलब एनीवन हु इज एबल, अगर कोई भी 27 से नीचे डेली एक्सपेंडिचर कर रहा है रूरल एरियाज में, दैट विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज रह गई है, वो मैं साथ के साथ आप लोगों को बता देता हूँ। जो लक्कड़ वाला कमेटी ने जो मेथडोलॉजी यूज करी करी थी, वो मेथडोलॉजी बेसिकली थी इन्होंने रिकॉल पीरियड बेसिकली हम किसे बोलते हैं, आपका यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। अब ये होता क्या है भाई, और ये बता रहा हूँ मैं होता क्या है। जो तेंदुलकर कमेटी ने इस्तेमाल की थी, वो करी थी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड क्या होता है। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में बेसिकली क्या था, इन्होंने 30 डेज का रेफरेंस पीरियड लिया। ठीक है, और 30 डेज चेक किया जाता था। 30 डेज का हर आफ्टर एवरी 30 डेज, आफ्टर एवरी 30 डेज जो भी आइटम्स इन्होंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किए थे, उस पर क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको कंसीडर किया जाता था यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में। ठीक है, और जबकि आपकी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में क्या होता था, मिक्स रिकॉल पीरियड में ऐसा नहीं होता था। मिक्स रिकॉल पीरियड में बेसिकली आपका मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मिक्स रिकॉर्ड पीरियड में ऐसा नहीं होता। मिक्स रिकॉर्ड पीरियड में आपका आ, दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया था बेसिकली इन्होंने। इट वाज, सबसे पहले तो होता आपका 30 डेज। ठीक है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में आपका बेसिकली कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी थी। एक तो आपका फूड आइटम्स, ये मिक्स रिकॉल पीरियड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स। ठीक है, तो इन्होंने कैटेगरी रखी मिक्स रिकॉल पीरियड में 30 डेज फॉर ऑल आइटम्स, यानी फूड आइटम्स प्लस नॉन फूड आइटम्स, प्लस 365 डेज फॉर 5 कैटेगरीज ऑफ नॉन फूड आइटम्स। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया था, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स रिकॉल पीरियड में दो कैटेगरी बनाई गई, एक 30 डेज के लिए, दैट इज फॉर ऑल द आइटम्स, दैट इज फूड एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स। देन नेक्स्ट बना आपका 365 डेज। 365 डेज की बात जब हम करेंगे, तो 365 डेज में हम देखेंगे यहाँ पे, फॉर एक तो ये हो गया फॉर ऑल द आइटम्स फूड एज वेल एज नॉन फूड। देन 365 डेज की जब हम बात करेंगे, तो उसमें हम आपको मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कुछ 5 कैटेगरीज इन्होंने तेंदुलकर कमेटी ने बताई, जिन पे हम हर 365 डेज में इन पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो मेजर करेंगे। वो कौन कौन सी है आपकी, वो है आपकी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, क्लोथिंग, then we have footwear, institutional, medical expenses and your educational expenses. This question has also been asked in UPSC 2011 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये 5 कैटेगरीज, एग्जाम्पल इसका आप ले लो, फर्नीचर ले लो, ठीक है, और यू कैन से टीवी टेलीविजन। ठीक है,
तो 5 कैटेगरीज, तो मिक्स रिकॉल पीरियड में 30 डेज टाइम रेफरेंस पीरियड लिया जाता है फॉर ऑल द आइटम्स फूड एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स, वाइल 5 कैटेगरीज 365 डेज हमने लिया 5 कैटेगरीज के लिए, जिसमें आपका ड्यूरेबल गुड्स आया, क्लोथिंग आया, फुटवियर आया, एंड इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस भी इसके अंदर आए। ठीक है, देन हमारे पास जो तीसरी कमेटी आई 2013 में आई, वो सी रंगाराजन कमेटी, सी रंगाराजन कमेटी। ठीक है, इन्होंने 2 कंपोनेंट्स के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन बनाई, 2 कंपोनेंट्स के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन डिफाइन करी। सबसे पहला कंपोनेंट था आपका सर्टेन फूड आइटम्स फॉर कैलोरी रिक्वायरमेंट, और दूसरा था आपका फूड आइटम्स फॉर कैलोरी रिक्वायरमेंट, और दूसरा था आपका नॉन फूड आइटम्स एसेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, तो ये आई सी रंगाराजन कमेटी। अब इन्होंने मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड का इस्तेमाल किया, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसमें क्या 30 डेज रहा, सेम रहा जो तंदूर कमेटी था, 365 डेज रहा उन 5 कैटेगरी के लिए। इसके अलावा उन्होंने 7 डेज का और इंक्लूड कर दिया फॉर फ्रिक्वेंटली कंज्यूम्ड गुड्स, फॉर फ्रिक्वेंटली कंज्यूम्ड गुड्स, जैसे आपकी फिश, ठीक है, मिल्क एसेट्रा। ठीक है, तो इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करी, वो करी ₹47 फॉर अर्बन एरियाज, ₹47 फॉर अर्बन एरियाज एंड ₹47 फॉर अर्बन एरियाज एंड ₹32 फॉर रूरल एरियाज। ठीक है, सो ये हमारी 3 कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है, मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड एंड योर यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आज पार्ट 2 में, जो बेसिकली डील करेगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। राइट, थैंक यू।